आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम एक ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे ईपी स्टडी क्या होता है इस बारे में। हमने काफ़ी दिन पहले ईपी स्टडी पर एक वीडियो किया था डिटेल, जिस पे ईपी स्टडी रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स पर हमने बात की थी और उस पर प्रोलॉन्ग एक डिस्कशन किया था। पर काफ़ी लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, क्योंकि ईपी स्टडी काफ़ी कॉमनली लोगों को प्रिस्क्राइब किया जाने वाला एक टेस्ट है और ज़्यादातर लोग इसके बारे में फिर भी पूछना चाह रहे थे कि इसमें क्या है, हमें करना चाहिए कि नहीं, क्यों करना चाहिए, क्या किसको करना चाहिए, नहीं करेंगे तो चलेगा क्या। तो बेसिकली आज हम एक ओवरव्यू बात करेंगे, जिस पर बात करेंगे हमने एक्चुअली जो ईपी स्टडी का टॉपिक था उसको 3-4 भाग में डिवाइड किया है। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर के बाद रिकरेंस कैसे होता है, और एक ब्रीफ ओवरव्यू, 3-4 पार्ट्स में उस टॉपिक को डिवाइड किया। तो आज हमारा टॉपिक है ईपी स्टडी पर एक ब्रीफ ओवरव्यू, एक समरी उसके बारे में। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होगा। जिन लोगों को भी पाल्पिटेशन या रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए इसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखें। आज का टॉपिक है ईपी स्टडी पर समरी या ओवरव्यू पर। बेसिकली अगर किसी को रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम है या पाल्पिटेशंस का प्रॉब्लम है तो कई लोग पूछते हैं कि साहब इसमें लाइफ टाइम दवा लेना पड़ेगा क्या, इसमें कुछ ऐसा तरीका नहीं है कि यार हम इससे बच सकें, हमको लाइफ टाइम दवा ना लेना पड़े, दवा लेने की माथापच्ची या झंझट से हम बच सकें। तो उनके लिए ईपी स्टडी एक अच्छा तरीका है। दुनिया में बहुत कम बीमारियां हैं जिसमें कोई परमानेंट क्योर अवेलेबल है, जिसमें एक बार अगर आपने कर दिया तो ट्रीटमेंट तो कंप्लीट होने के बाद आपका दोबारा रिकरेंस होने का चांस तो वैसे कम है, आपकी दवा भी बंद हो जाती है। एंजियोप्लास्टी वगैरह भी, बाईपास भी काफ़ी हद तक परमानेंट क्योर है, लेकिन इसमें दवा बंद नहीं होती। पर ईपी स्टडी उन बहुत कम थेरेपीज़ में से आता है जिनको एक बार अगर हमने कर दिया तो पेशेंट को लाइफ टाइम दवा भी लेने नहीं पड़ती है। तो ये एक अच्छी तरह से एक परमानेंट थेरेपी है जिसका सक्सेस रेशियो ऑलमोस्ट सिंपल अरिथमियाज के लिए 95 to 98% तक है। 2 से 5% केसेस में दोबारा से व्यक्ति को रिकरेंस हो सकता है। रिकरेंस किन पेशेंट को होता है, किन हालत में होता है और उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, उसके हमने सेपरेट वीडियो किया है जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। आज बेसिकली ईपी स्टडी पर एक ब्रीफ डिस्कशन हम करना चाह रहे हैं। ईपी स्टडी बेसिकली एक परमानेंट थेरेपी है जिसमें हम एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से एक कैथेटर हार्ट के पास ले जाके उसको जो अबनॉर्मल सर्किट है, प्रॉब्लम जहाँ पे है, उसको जला देते हैं। बेसिकली शॉर्ट सर्किटिंग हार्ट में होती इसलिए है क्योंकि जो अबनॉर्मल सर्किट है वो हार्ट में एक्स्ट्रा करंट लेके जाता है। नॉर्मल हार्ट में करंट कंडक्शन जो है एक सिंपल पाथवे पे चलता है कि साइनस नोड से करंट आता है एवी नोड पे, एवी नोड से हिस्पर्किंज फाइबर सिस्टम में जाता है और वेंट्रिकल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सिंगल चैनल है जिससे करंट कंडक्ट होता है। जो लोग को सुप्रावेंट्रिकुलर टाकीकार्डिया होता है या अरिथमिया होता है, उनकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा चैनल होता है जो कि वो सर्किट्स के बीच में एक बाईपास चैनल का काम करता है, जिसकी वजह से अनरिस्ट्रिक्टेड करंट जो है वहाँ से जा सकता है और ये आपस में जब कम्युनिकेट होने लगते हैं तो एक शॉर्ट सर्किटिंग क्रिएट हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई हाईवे पे एक जगह से ट्रैफिक जा रहा है, आपने क्रॉस कम्युनिकेशन क्रिएट कर दिया और वो सारे ही गाड़ियाँ जो है साइड वाले चैनल से आने लग गई, तो जहाँ पे मर्जर होगा गाड़ियों का वहाँ पे ट्रैफिक जाम लगने का बहुत ज़्यादा चांस होगा और जिसकी वजह से कई बार गति या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पे आ जाएगी, या कई बार वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाएगा जिसकी वजह से हार्ट बंद भी हो सकता है। तो ये एक तरह से सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि ये क्रॉस कम्युनिकेशन है, क्रॉस चैनल है। जैसे कि बिजली वायरिंग दो अगर आपस में टच हो जाए तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, वैसे ही ये एक्स्ट्रा वायर जो है ये कल्प्रिट होता है जिसकी वजह से लोगों को सुप्रावेंट्रिकुलर टाकीकार्डिया आते हैं। ईपी स्टडी में हम जैसे इलेक्ट्रिशियन अलग अलग जगह के वोल्टेजेस को चेक करते हैं ना, कि कहाँ पे वोल्टेज आ रहा है और कहाँ पे करंट लीक हो रहा है, ये सब चीज़ों को अपने वोल्ट मीटर से चेक करते हैं, एम्प मीटर से चेक करते हैं। वैसे ही ये इलेक्ट्रिशियन जैसा ही काम है कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट जो है, एक तरह से मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो हार्ट के इलेक्ट्रिशियंस हैं जो हार्ट के अंदर ही कैथेटर्स को लेके जाते हैं। कैथेटर्स को ले जाने का रास्ता ये है कि या तो गले की नली के थ्रू जाते हैं या पाँव की नली के थ्रू जाते हैं और वो एरिया को मैपिंग करते हैं अलग जगह पे अपने तार को लगा के कि कहाँ से करंट आ रहा है, और वहाँ पे जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ ये अब्लेशन मतलब जहाँ पे प्रॉब्लम होने का सोर्स है वहाँ पे वो एक कैथेटर के थ्रू एक करंट पास करते हैं, ये देखने के लिए कि वहाँ शॉर्ट सर्किटिंग डेवलप हो रही है कि नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली किसी को सुप्रावेंट्रिकुलर टाकीकार्डिया तो सालों में 1 आध बार या 2 बार 5 बार होगा, तो आप कैथेटर अंदर ले जाके वहाँ बैठ के वेट तो नहीं कर सकते कि कब अपने आप से वहाँ पे करंट आना चालू होगा। तो आप वहाँ पे खुद ही एक करंट का स्टिमुलस देते हो ये देखने के लिए कि वहाँ शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है कि नहीं। जब शॉर्ट सर्किटिंग होना चालू होती है तो आप पेशेंट के सिम्टम से उसको कोरिलेट करते हैं, कितना गति आ रही है, और ईसीजी पैटर्न से कोरिलेट करते हैं कि हाँ ये वही टाकीकार्डिया जो पेशेंट को बार बार परेशान कर रहा है। तो फिर वो एरिया को हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से जला देते हैं, यानी वो कैथेटर के टिप पर एक करंट का सोर्स रहता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी यूजली हार्ट को डैमेज नहीं करता, वो एरिया को थोड़ा सा सेल्स को मार देता है एक तरह से, जिसकी वजह से
वो सर्किट काम करना बंद कर देता है। उसके बाद हम वो एरिया में फिर से करंट दे के देखते हैं कि भाई इसमें वापस से करंट तो नहीं आ रहा है। तो बेसिकली ये ईपी स्टडी में किया जाता है। और ईपी स्टडी में नॉर्मली आधा घंटे से 1 घंटे जैसा टाइम लगता है। ज़्यादातर ये कार्डियोलॉजी की एक सब स्पेशलिटी है जिसे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट करते हैं। मतलब कार्डियोलॉजिस्ट भी कई जगह करते हैं, पर आजकल ये सब डिवाइड हो गया है। और जिस तरह से हर स्पेशलिटी में आजकल सब डिवीजन आने लग गए हैं, ये बच्चों का ब्रेन का स्पेशलिस्ट, ये बच्चों का किडनी का स्पेशलिस्ट, ये बच्चों का हार्ट का स्पेशलिस्ट, वैसे ही आजकल कार्डियोलॉजी में भी सब स्पेशलिटी आ गई है। ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट है, ये टावी स्पेशलिस्ट है, ये स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज स्पेशलिस्ट है। इस तरह के थोड़े सब डिविजन्स कार्डियोलॉजी में अभी आने लग गए। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एक उस तरह का सब स्पेशलिटी है जिसमें जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी नहीं करते, सिर्फ हार्ट के करंट रिलेटेड डिजीज़ को, पेसमेकर रिलेटेड इश्यूज़ को ही ज़्यादातर मैनेज करते हैं। तो ज़्यादातर ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट करते हैं। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं यूजली ये नहीं करता हूँ, मेरे सेंटर पे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट आके इसको करते हैं। पर इसमें जब वो करंट को लोकलाइज करते हैं तो उसको अबलेट कर देते हैं। और एक बार अगर अबलेट कर दिया तो सिंपल आधे घंटे का या 1 घंटे जितना का प्रोसीजर है, उसके बाद पेशेंट को दोबारा प्रॉब्लम आने का चांस नहीं होता। ये प्रोसीजर को करने के लिए या उस सर्किट को कट करने के लिए कोई सर्जरी नहीं होती, क्योंकि वो जो अबनॉर्मल सर्किट है वो ऊपर से कुछ नहीं दिखता है। आप अगर मान दूरबीन ले जाके या कोई माइक्रोस्कोप ले आके वहाँ देखोगे भी तो वहाँ पे आपको सेल्स इतने कोई आसानी से दिखाई ही नहीं देंगे ब्लड के बीच में। तो ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जो एक करंट है वाली जो टेक्निक है, इससे हम उस एरिया को करंट कितना प्रोड्यूस कर रहा है उसके हिसाब से मैपिंग करते हैं और अबलेट करते हैं। ज़्यादातर थोड़ा सा एक्सपीरियंस और अंदाज के हिसाब से होता है। इसमें आपको ऊपर से कोई दूरबीन लगा के वो जो सर्किट है वो दिखाई दे रहा है और उसको देख के आपने कट किया, वैसा नहीं है। लैप्रोस्कोपी वगैरह से आप उसको वो नहीं कर सकते कि जैसे लैप्रोस्कोपी वगैरह में आप यूट्रस के या ट्यूब्स को, फैलोपियन ट्यूब्स को देख के कट करते हैं या अपेंडिक्स को देख के उसको कट करके निकालते हैं। ये वैसा नहीं है। इसमें आपको अंदर ट्यूब या प्रोब नहीं डालते। जो कैथेटर्स होते हैं उसमें कोई विजन नहीं होता है, उसमें खाली आपको फ्लोरोस्कोपी वाली मशीन में कहाँ पे कैथेटर है उसको लोकेट करके अंदाज से ही उस प्रोसीजर को करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत 2 से 5% उसमें फेलियर का चांस रहता है। पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हो तो प्रॉब्लम होने का चांस दोबारा से बहुत कम है। ज़्यादातर केस में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी ईपी स्टडी करते क्यों हैं? ईपी स्टडी ज़्यादातर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के केसेस में ही करते हैं, यानी एवीआरटी एवीएनआरटी जो ऊपर के चेंबर से आने वाली शॉर्ट सर्किटिंग है उसमें ही किया जाता है और उसमें सक्सेस रेशियो 95 to 98% है। पर कई और फॉर्म्स ऑफ टैकीकार्डियाज है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल टैकीकार्डिया है। ये सब चीज़ों में ईपी स्टडी का सक्सेस रेशियो उतना नहीं है। इसमें कंपेरेटिवली 60 to 70% या 80% तक सक्सेस जा सकता है। इसके अलावा जो वेंट्रिकल से रिलेटेड टैकीकार्डियाज है, जैसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, एक्टोपिक्स है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ये सारी ही चीज़ों के लिए भी ईपी स्टडी होता है। पर वो 3D मैपिंग टेक्निक से करते हैं, 2D मैपिंग टेक्निक से नहीं करते। 2D मैपिंग यानी कि 2 डायमेंशनल पिक्चर आती है, उसमें मशीन पर फोटो आती है, उसके हिसाब से आप जज करके वो एरिया को लोकेट करके अपडेट करते हो। 3D मैपिंग उसका और ज़्यादा एडवांस वर्जन है, जिसमें कलर्ड मैपिंग आप कर सकते हो। अलग अलग एंगल से हार्ट की इमेज आती है, उसको रोटेट करके भी आप देख सकते हो और किस एग्जैक्ट पॉइंट पे करंट जा रहा है वहाँ पे वो अलग कलर कोडिंग के साथ भी मशीन बता देती है कि वहाँ पे कहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टिमुलस हो रहा है। तो इसमें कंपेरेटिवली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एरिथमियाज को ट्रीट किया जाता है और उसमें ट्रीटमेंट का ऑब्वियसली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एरिथमिया होते हैं, इसलिए सक्सेस रेशियो थोड़ा कम है। लेकिन ये वैसे केसेस में किया जाता है जहाँ पे व्यक्ति की जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो और सिंपल 2D मैपिंग टेक्निक से इसको नहीं अगर पॉसिबल हो करना ट्रीट तो ही किया जाता है, क्योंकि इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है। सिंपल 2D मैपिंग टेक्निक से अगर आप इसको करते हैं, रेडियो एब्लेशन वगैरह करते हैं, तो कॉस्ट लगभग 80,000 से 1,20,30,000 तक जाता है। जबकि 3D मैपिंग से अगर आप उसको करते हैं तो कॉस्ट अराउंड 2.5 to 3.5 लाख तक जाता है। तो कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए हर केस में उसको नहीं किया जाता। ऑब्वियसली एवीआरटी एवीएनआरटी भी आप 3D से कर सकते हो, लेकिन उसमें करने में आपको कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सिंपल टेक्निक से लाख रुपये में हो जाएगी चीज़ की, उसके लिए आप 3 लाख रुपये खर्चा करो तो बहुत फ़ायदा नहीं है। कॉम्प्लेक्स एरिथमियाज को ज़्यादातर इसमें किया जाता है। ईपी स्टडी ज़्यादातर अगर किसी व्यक्ति को सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज अगर बार बार हो रहे हो, बार बार पैल्पिटेशंस हो रहे हो और वो दवा से कंट्रोल नहीं हो रहे हो, दवा लेने में पेशेंट को कोई सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हो, या पेशेंट दवा नहीं लेना चाह रहा हो, कोई उम्र की वजह से या कोई पर्सनल प्रेफरेंसेस की वजह से कंटिन्यू दवा नहीं लेना चाह रहा हो, तो वैसे लोगों में आपको ईपी स्टडी करके वो अरिथमिया को अबलेट करके उसका परमानेंट ट्रीटमेंट करना चाहिए। रेगुलरली अगर किसी को 10 साल में एक बार अरिथमिया हुआ और सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया 2 मिनट के लिए हुआ और अपने आप ठीक हो गया,
अगर वैसा केस है जिसमें कोई पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो उसमें ईपी स्टडी नहीं भी करे तो चलेगा। हर आदमी जिसको अरिथमिया हो रहा है सबको ही ईपी स्टडी कराने का ज़रूरत है ऐसा नहीं है। सिलेक्टेड केसेस को जो आपको कंफर्म है कि पेशेंट को अरिथमिया है तो ही करना चाहिए, और उसमें भी अगर बार बार हो रहा है तो ही करना चाहिए। अब अरिथमिया है ऐसा जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने इतना बड़ा टेस्ट किया और पता चला पेशेंट को सर्किट वाला प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप टाइम पास करके पेशेंट का हज़ारों रुपए या लाखों रुपए बर्बाद करके आप बाहर नहीं आ सकते। आपको 100% ईसीजी में डॉक्यूमेंटेड कंफर्म हो कि पेशेंट को पैल्पिटेशंस है और अरिथमिया होने का काफ़ी चांस है तो ही आप इसको करते हो, अदरवाइज़ नहीं करते हो। सिर्फ अगर किसी को साइनस टैकिकार्डिया है, यानी कि चलने फिरने से सांस फूल रही है, चलने फिरने से धड़कन बढ़ रही, कोई मेहनत का काम करने से उसको धड़कन बढ़ रही है, या घबराहट की वजह से धड़कन बढ़ रही है, या फीवर की वजह से या थायराइड की वजह से धड़कन बढ़ रही है, जिसमें हार्ट रेट 120-130 के आसपास जा रहा है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जा रहा, ईसीजी में कभी भी कोई अरिथमिया डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, तो वैसे केस में यूजली अनलेस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस हो या बार बार प्रॉब्लम आ रही हो ईपी स्टडी नहीं किया जाता। क्योंकि साइनस टैकिकार्डिया में आप कुछ कर नहीं सकते, आप साइनस नोड जहाँ से मेन करंट हार्ट का रहा है उसको थोड़ी जला दोगे, तो वो एरिया को आप अब्लेट नहीं कर सकते, इसलिए साइनस टैकिकार्डिया में इसको नहीं किया जाता। ईपी स्टडी हम उसी पेशेंट में करते हैं जहाँ डॉक्यूमेंटेड अरिथमिया हो। अरिथमिया का बेसिक मतलब ये है कि अरिथमिया यानी रिदम चेंज हो गई पेशेंट की, सिंपल गति बढ़ रही है उसमें नहीं करेंगे। अगर किसी की रिदम चेंज हो गई तो वैसे केस में आप इसको करोगे तो इसमें आपको कंपैरेटिवली अच्छा रिजल्ट मिलेगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। अगर आप उसको सिर्फ टेस्ट करने के हिसाब से जैसे लोग ईसीजी को करते हैं, आप वैसे ईपी स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि ईसीजी को में तो 1500 रुपये खर्चा होगा, लेकिन ईपी स्टडी में लाख रुपये पेशेंट का खर्चा हो जाएगा, तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ेगा। तो सिलेक्टेड केसेस में जहाँ पेशेंट को अरिथमिया है, बार बार अरिथमिया हो रहा है, अनकंट्रोल अरिथमिया हो रहा है, वहाँ पे आप इंटेंशन टू ट्रीट करना चाह रहे हो, यानी आप ये बड़ा टेस्ट तब कर रहे हो जब आप उसको ट्रीटमेंट करना चाहते हो, तभी आप इसको करते हो। अब देखिए ऐसे करने का कोई मतलब नहीं है कि आपने उसको ईपी स्टडी कर लिया, देखा सर्किट है और वापस बिना कुछ करे आ गए, तो वैसे करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सर्किट कहाँ पे है आपने लोकेट कर लिया लेकिन ट्रीटमेंट नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि मैं लोकेट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं उसको ट्रीटमेंट करूँ। अगर लोकेट नहीं हो पाता तो अलग चीज़ है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईपी फेलियर भी हो जाता है कि वो सर्किट लोकेट नहीं भी हो पाता है, पर लोकेट हो गया तो आपका इंटेंशन वही होना चाहिए कि उस एरिया को आप अपडेट कर दो और बीमारी को परमानेंटली क्योर कर दो। तो आज के टॉपिक पे हमने ईपी स्टडी पर डिस्कशन किया कि ये बेसिकली क्या है और क्या इसका कॉन्सेप्ट है और किन लोग को ये करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। यदि इस टॉपिक संबंधित कोई कमेंट्स, कोई सजेशन या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाएं या कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स जो नहीं जानना चाहते हैं उनके लिए हम रेगुलरली यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है।